हाय एवरीवन, वेलकम टू O2IAS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा। पंजाब सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, जो पिछले पेपर्स में पूछे गए थे। अभी हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, उससे पहले साइंस एंड पॉलिटी को कंप्लीट किया था। तो आज 2018 के क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। इसके अलावा पीसीएस के लिए क्रैश कोर्स और फाउंडेशनल कोर्स दोनों अवेलेबल हैं O2IAS अकेडमी में। आपको डेडिकेटेड मेंटोर असाइन कर दिए जाते हैं ताकि आप अपनी स्टडी को थोड़ी स्मार्ट तरीके से प्रोसीड कर सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 7। 6th क्वेश्चन तक हमने पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कर ली थी और प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। आज हम 7th क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रिफॉर्मर एंड फिलोसफर फ्रॉम रामानंदी संप्रदाय इन द लीनिएज ऑफ जगत गुरु रामानंदाचार्य। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था तुलसीदास। तुलसीदास एक प्रोमिनेंट लीडर भी रहे हैं भक्ति मूवमेंट में, और इनकी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी है, दैट इज़ रामचरितमानस, जिसमें लॉर्ड रामा की स्टोरी को इन्होंने मेंशन करा हुआ है। ठीक है, तो ये एक लीनिएज में आ जाएंगे, जो कि एक रिफॉर्मर भी हैं, फिलोसफर भी हैं, और जगत गुरु रामचंद्र जी की लीनिएज में आते हैं, मतलब उन्हीं के डिसेंडेंट हैं आगे। और इसके अलावा मेजर फिगर भी रहे हैं रामानंदा संप्रदाय के। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अबाउट द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। और किस सिस्टम के ऊपर आपसे पूछा गया है? एग्रेरियन सिस्टम। जो एग्रेरियन सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर एज वेल, क्योंकि लेटर मुगल्स का तो कुछ खास रोल रहा नहीं, तो ये दो तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने एक टैक्स को इम्पोज करा जिसको आप कहते हो चराई। चराई जो हुआ करता था, दिस वाज द टैक्स ऑन ग्रेजिंग। जो चरवाहे हुआ करते थे, अपने जानवरों को लेके जाया करते थे, तो उनके ऊपर टैक्स लगा करता था, जिसको हम कहते हैं चराई। और जो दूसरा टैक्स अगेन अलाउद्दीन खिलजी के स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है, तो घड़ी जो हुआ करता था, ये टैक्स लगा करता था लैंड के ऊपर, जिसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया करते थे। मतलब जो ये आपकी घड़ी है, घड़ी वाला टैक्स है, ये फर्टाइल लैंड के ऊपर लगा करता था। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है अपने पास बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने एडिशनल सेस इम्पोज किया था, जिसको हम बोला करते थे अवाब्स ऑन द पीजेंट। अब सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स को ही तो सेस कहते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस एग्जिस्ट किया करते थे जो पीजेंट्स के ऊपर लगा करते थे, पर एक और टैक्स उस टैक्स के ऊपर इम्पोज कर दिया, जिसको सेस बोलते थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इम्पोज किया था, और नाम था उसका अबाव। अकबर की अब अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मुगल एम्पायर। दाह दाह से पता चल रहा है कि 10 ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है, और साला मतलब ईयर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो दाह साला सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, ये एग्जिस्ट किया करता था। दिस स्टेटमेंट इज अगेन वेरी ट्रू। उस टाइम पे आपको पता है अकबर ने काफ़ी टॉलरेंस वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और फेयर तरीके से पैसे वसूले जाए फ्रॉम द पब्लिक। जितना टैक्स बनता है उतना ही टैक्स लिया जाए, एज पर कितनी लैंड किसी होल्डर के पास अवेलेबल हुआ करती थी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है अबाउट जहांगीर। जहांगीर ने नस्क सिस्टम असेसमेंट का था जो, उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो नस्क सिस्टम हुआ करता था लैंड को असेस करने का, दिस वाज इम्पोज्ड बाय शेर शाह सूरी। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत की बात करी तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आई थी, कौन सी डायनेस्टी थी? स्लेव डायनेस्टी थी। वैसे तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी एक सीक्वेंस में याद रह जाते हैं ये, और दूसरे पे थी खलजीज, ठीक है, या खिलजी के नाम से भी जाने जाते हैं। देन आते हैं तुगलक। तो अभी जो बात करी हमने वो अलाउद्दीन खिलजी की बात करी थी, जो सेकंड डायनेस्टी है अलाउद्दीन खिलजी। उससे पहले आए थे जलालुद्दीन खिलजी, तो उन्हीं के ये नेफ्यू भी थे अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी थे। बाकी जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से ही शादी करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो दामाद भी थे सेम टाइम पे। उसके अलावा तुगलक डायनेस्टी के बाद आई थी सैयद डायनेस्टी। ये सारे तो टर्किश थे, और जो लास्ट में आई थी लोधी डायनेस्टी, जिसके बाद फॉल आउट हो जाता है दिल्ली सल्तनत का, लोधी डायनेस्टी आई थी, जिसमें बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था, और लास्ट में इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी की ही तो फाइट हुई थी मुगल एम्परर बाबर के साथ 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फ्रेंच एक्सप्लोरर
who visited the court of Emperor Shah Jahan and left a detailed account on तख्ते ताउस। तख्ते ताउस हुआ क्या करता था, ये पीकॉक थ्रॉन था, ठीक है, इसको आप ऐसे रिजेंबल कर सकते हो, तख्ते ताउस, इसको बोलते थे पीकॉक थ्रॉन। बाद में ये चोरी हो जाता है, आप देखते हो जो इन्वेजन्स होते हैं फ्रॉम द हमारे वेस्टर्न वाली साइड से, तो ये चोरी हो गया था उसके बाद से, तो इंडिया कभी वापस नहीं आया उसके बाद। तो यहाँ पे कौन से फ्रेंच एक्सप्लोरर थे जिन्होंने मेंशन करा अबाउट तख्ते ताउस, तो जीन बैप्टिस्टे तेवर्नियर, तो ही विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ एम्परर शाहजहां, उनके कोर्ट में आए थे और इन्होंने काफ़ी डिटेल में अकाउंट दिया था ऑन पीकॉक थ्रॉन, जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता है, और मुगल वेल्थ को रिप्रेजेंट करा करता था ये पीकॉक थ्रॉन। मतलब जितने मोती आप सोच सकते हो, सोना सोच सकते हो, उससे ये बनाया गया था। तो इट रिप्रेजेंटेड कि एक टाइम पे जो मुगल्स थे वो कितने ज़्यादा वेल्दी थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, कुंवर सिंह के ऊपर पूछा गया है। तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार वाले पोर्शन से पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज आपको पता है जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में वो पैन इंडिया लेवल पे हुआ था, पर अपने अपने प्रोविंस में हुआ था, ठीक है, यूनिटी नहीं अभी देखने को मिली थी कि एक साथ एक मासिस में आ रहे हैं, वो महात्मा गांधी के टाइम पीरियड में आता है, पर उस टाइम पे भी यहाँ पे रिवोल्ट्स चल रहे हैं पर प्रोविंशियल लेवल पे चल रहे हैं, दैट वाज द डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, कुंवर सिंह जो हैं ये बिहार वाले एरिया से रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करते हैं, और उस टाइम का देन बिहार कौन सा पार्ट था, तो जगदीशपुर था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने फाइट करा। क्वेश्चन नंबर 11 है दस्तक सिस्टम के ऊपर। अब ये जो दस्तक सिस्टम है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, दस्तक एक तरह का पास हुआ करता था। फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट कोई डीआरडीओ की बिल्डिंग है और आप वहाँ पे जाना चाहते हो, तो यू शुड हैव वन पास फर्स्ट, ठीक है, एक पास होना चाहिए या तो परमिट होना चाहिए, तभी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो हुआ करता था दस्तक सिस्टम, ये ट्रेड प्रिविलेज था और कंसेशन भी मिलता था उन लोगों को जिनके पास ये पास अवेलेबल होता था, और फिर वो आगे जाया करते थे। तो जितनी भी लोगों के पास ये दस्तक हुआ करता था, जो ट्रेड किया करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें, तो उनको अगर गुड्स बेचने हैं किसी कंट्री में या गुड्स खरीदने हैं किसी कंट्री से, अगर वो कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे करना चाहते, तो उस केस में उनके पास क्या होना चाहिए था, दस्तक, पास, परमिट। अगर वो अवेलेबल होगा तो फीस तो ऑलरेडी डिपॉजिट है, जिस भी पर्टिकुलर ABCD को वो ट्रेड कर रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटी से वो बच जाया करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज़ अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट एक बार पॉलिटी में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सारे ही फीचर्स यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के हैं एक्सेप्ट सेकेंड वाली स्टेटमेंट, क्योंकि आपको याद होगा चार्टर एक्ट सबसे पहले आया था 1813 के अंदर, सॉरी उससे भी पहले आया था 1793 के अंदर, फिर 20-20 साल के गैप थे, याद है ना वो क्वेश्चन पॉलिटी में किया था ये सॉल्व, ये था आपका 1793, फिर 20 साल का गैप आता है, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर से 20 साल के बाद आता है तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर से 20 साल के गैप पे आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये देखो 20-20 साल का यहाँ पे गैप आ गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जाके मोनोपोली को कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया था। बात पहली बार तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कर दी गई थी, पर पिट्स इंडिया एक्ट में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए थे, वो जो कंट्रोलर्स वगैरह बने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, कौन कमर्शियल एरियाज़ को चेक रखेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस रखेगा, तो वो बोर्ड्स बनाए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत था आपका, दैट वाज द सेकंड स्टेटमेंट। और उसके अलावा जो मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उनको 3 पे रिड्यूस कर दिया गया था, पहले ज़्यादा मेंबर थे उनको बाद में रिड्यूस कर दिया गया। बाकी जो पिट्स इंडिया एक्ट थी वो एक तरह से सप्लीमेंट्री एक्ट थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इम्प्रूव करने के लिए लाई गई थी। और जो ऑफिस ऑफ कमांडर इन चीफ था, स्पेशल केसेस में उनको भी होल्ड किया जाएगा। तो दे बोथ ऑफ देम आर द फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया। तो ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है जो एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और नाम है उनका एस सत्यामूर्ति, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, इन्हीं को दिया गया था टाइटल ऑफ फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया। 1775 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है, जब 1000 ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स
किससे लड़ाई करते हैं? अगेंस्ट द कॉलोनियल मिलिशिया। मतलब यहाँ पे अब अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात आ चुकी है। इंडिपेंडेंस डे 1775 को ही उनका हुआ था, अगस्त मंथ के अंदर। तो ये जो फर्स्ट बैटल होती है शुरू कब हुई थी? अब अगस्त में तो जाके फ्री हुए, शुरू कब हुई थी? तो अप्रैल मंथ से हुई थी, 19 अप्रैल 1775। लोकेशन क्या थी? तो लेक्सिंगटन मैसूट्स थी, जहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो जाता है बिटवीन ब्रिटिश सोल्जर्स एंड कॉलोनियल मिलिशिया। एक तरफ ब्रिटिश के सोल्जर्स हैं, यानी कि ब्रिटेन वाले हिस्से की, वही तो गए थे बाद में अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर भी। तो इस बैटल का पॉपुलर नाम भी है, बैटल भी आपने ध्यान रखनी है, इसी को बोला जाता है बैटल ऑफ लेक्सिंगटन या फिर बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड। तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी वॉर रहा ये, और ये हुआ था कहाँ पे? तो लोकेशन आ जाएगी लेक्सिंगटन। तो लोकेशन भी पूछी जा सकती है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बैटल के तहत ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और कॉलोनियल मिलिशिया थे 1775 में फाइट करते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जा सकता है इस तरीके से, और दूसरा पूछा जा सकता है उल्टा करके, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन दे देगा आपको ऑप्शन के अंदर और पूछ लेगा कि किन किन के बीच में कन्फ्रंटेशन हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, इनका पॉपुलर नाम क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेनिन के नाम से जाने जाते हैं। लेनिनिज्म की थ्योरीज आप पढ़ते हो, जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तब भी लेनिन का नाम आता है, पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ते हैं लेनिन का नाम आता है, PSIR आप अपना ऑप्शनल उठाते हो तो अगेन लेनिन का नाम आता है। और जैसे ही रेवोल्यूशन होता है रशिया के अंदर तो इम्पॉर्टेंट हेड भी बनते हैं लेनिन, पूरा व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, ये इनका नाम हुआ करता था। देन आता है क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क वॉज अ पीस ट्रीटी, जो किन किन कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी? नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ब्रेस्ट लिटोवस्क, हमने एक और नाम सुना था बोल्शेविक, तो VSK बहुत जब कॉमनली आता है तो आपको कंट्री का तो आइडिया लग ही जाता है कि रशिया की बात हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये रशिया और सेंट्रल पावर्स के बीच में ये ट्रीटी साइन करी गई थी। नाउ सेंट्रल पावर के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आया करती थी? तो जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे, और साथ में ऑटोमन एम्पायर भी था। ऑटोमन एम्पायर जो है ये आज का तुर्की वाला एरिया आ जाएगा, दैट वाज द ऑटोमन एम्पायर। ये जो ट्रीटी है ये रशिया की एंड होती है जब रशिया की पार्टिसिपेशन थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, उसको एंड करा जाता है, दैट्स व्हाई दिस ट्रीटी वाज साइंड। तो सेंट्रल पावर्स आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन से। तो एक आ जाएगा जर्मनी, दूसरा आ जाएगा आपका ऑस्ट्रिया और हंगरी, एंड तीसरा आ जाएगा ऑटोमन एम्पायर। तो ये सारा आपने ध्यान में रखना है। और ट्रीटी क्या थी? ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द 2 जर्मन रिप्रेजेंटेटिव हु वर फोर्स्ड टू अपेंड देयर सिग्नेचर ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का ईयर है 1919। कौन से 2 जर्मन रिप्रेजेंटेटिव थे जिनसे फोर्सफुली सिग्नेचर करवाए गए थे इस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के ऊपर? ईयर याद रखोगे आप, दैट इज 1919। तो 2 नाम है, म्यूलर एंड बेल। म्यूलर एंड बेल जो थे, इनके पूरे नाम अगर देखोगे तो जॉन हेनरिच वॉन मुलर, एंड दूसरे थे काउंट अल्रिच वॉन ब्रॉकडॉफ रंताजौ। ठीक है, तो ये दोनों, ये जैसे मुलर की अगर बात करें तो फ्रांस के लिए जर्मन के एम्बेसडर की तरह इन्होंने एक्ट किया था। तो खैर इनसे फोर्सफुली सिग्नेचर करवाए गए थे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने कंप्लीट कर लिए ईयर 2018 के हिस्ट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे 2021। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।